बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आवाज़ आ रही है आप। चलिए, नोमान भी आ गए हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। आज के सेशन में हमने सॉल्यूशन टू लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम जो है ये चैप्टर देखना है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो है वो हम एक जो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और जो इससे पहले हम करते हुए आए हैं होमोजेनियस जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना, और जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन देखेंगे। आज थोड़ा सा हमें क्विकली ये चीज़ें करनी है ताकि हम मिड एग्ज़ाम जो है उसको भी फाइनल कर लें। उसके बाद फिर हम मिड एग्ज़ाम की बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी हियर ये सिस्टम जिसमें हमने जाना था कि लीनियर सिस्टम जो है इट हैज़ ए एक्स प्लस बी यू एंड सिमिलरली आउटपुट इज इक्वल टू जो है वो सी एक्स प्लस बी यू। वही इक्वेशंस बार बार आएंगी। तो ये जो है होमोजीनियस लीनियर सबसे पहले बात करेंगे। होमोजीनियस लीनियर सिस्टम जिसमें जो है वो इनिशियल कंडीशन और जो है इसके साथ साथ जो है इसका जो रिस्पांस है वो ज़ीरो होता है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म बनती है। इसके एक एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि ये इक्वेशंस जो है आमतौर पे इनमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है ये ज़्यादा होते हैं और जो इक्वेशंस हैं ये लेस होती हैं। यानी इस वक्त इसमें 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, 4 वेरिएबल्स, लेकिन ये टोटल 3 इक्वेशंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सोल्यूशन होगा वो एक सेट ऑफ सोल्यूशन होगा, बजाय ये कि वो एक यूनिक सोल्यूशन हो। तो यूनिक सोल्यूशन जो है वो इस सूरत में नहीं होगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं इन इक्वेशंस को। यहाँ पे एक जो है वो डिफरेंट एग्जांपल ली गई है। इस एग्जांपल को पहले हम जो है वो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो है वो थ्रू रो रिडक्शन मेथड जो हमने सीखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, थ्रू रो रिडक्शन मेथड जो है वो हम किसी एक कॉलम में जो है वो ज़ीरोस जो है उसको जनरेट कर लें। इस तरीके से हमें फ़ायदा क्या होगा कि रो रिडक्शन से हम जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि जहां हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में दोबारा से रीराइट कर सकेंगे। इस फॉर्मेट में दोबारा से रीराइट करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ से हम स्टार्ट किया हमने और उसके बाद हमने दोबारा से इन इक्वेशंस को रीराइट किया विद न्यू कोएफिशिएंट्स। और विद न्यू कोएफिशिएंट्स जो है इसमें हम एक वेरिएबल को जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू तस्वर करते हुए, एक कांस्टेंट वैल्यू तस्वर करते हुए हम जो है वो फिर रिड्यूस कर लेंगे। जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर हो जाए। आफ्टर द मैनिपुलेशन, आफ्टर गेटिंग ए सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ कांस्टेंट और इन टर्म ऑफ अनदर वेरिएबल, we can primarily write the solution to that particular set of homogeneous equations. So for a particular value of c, we can have a solution that satisfy the equations. जब हम इसमें x1 की वैल्यू पुट करेंगे
इसी तरीके से x2 की, x3 और x4 की, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। सो दिस इज द वे हाउ इट प्राइमरीली वर्क्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, इंटरनेट से हमने उन एग्जांपल्स को जो है वो एक वीडियो भी सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। आगे चलते हैं। अगर हमारे पास जो है वो एक डिफरेंशियल क्वेश्चन है, ये वैल्यू प्रॉब्लम है, और इसके साथ साथ जो है ये जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है इसको हम प्राइमरली कन्वर्ट कर सकते हैं या कर सकते हैं सॉल्व विद द सेम मेथड। तो इसमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करते हैं। उसमें यह है कि हम डेरिवेटिव को जो है वो r एज्यूम करते हुए एक इक्वेशन जो है वो फार्मूलेट करते हैं, और उस इक्वेशन की मदद से जो है वो हम r की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं, रूट्स मालूम कर लेते हैं। तो जो रूट्स होते हैं वो प्राइमरली एक जो हमारे पास सोल्यूशन जो e की पावर में हम लिख सकते हैं, उसमें फिर जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको हम मालूम करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज जो है वो गिवन होती है उनकी मदद से। तो एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मालूम करते हैं और उससे इसका एक यूनिक या टिपिकल सॉल्यूशन निकालते हैं, और फिर कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल के तो हम फाइनली कहते हैं कि ये जो है ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है ऑफ दिस होमोजेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये चीज़ें हम पढ़ के आए हुए हैं, और इसमें आई एम श्योर कि आप लोग पहले से इन चीज़ों को जानते हैं, और वी आर ऑलरेडी फैमिलियर। इसी चीज़ का आगे एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो तो इसका सॉल्यूशन प्राइमरीली क्या है। इसका जो सॉल्यूशन है वो द यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, जिसमें ये जो फाई है या जो फाई है इसको इस एक्सप्रेशन से जो नीचे दिया गया है इससे मालूम किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है ये ए मैट्रिक्स है जो कि इन टाइम है, जबकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो इन द फॉर्म ऑफ जो है वो वेरिएबल, जो कि डमी वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, उस वेरिएबल में उसको रिप्लेस कर दिया गया। सो इट स्टार्ट विद द असाइनिंग ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन इंटीग्रल जो कि सिंगल इंटीग्रल है फ्रॉम t0 to t, and then again it takes the two integrals, और उसमें कुछ इस तरीके से अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो इस तरीके से, तो पहले इस इंटीग्रल को जो अंदर है इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर बाहर वाले इंटीग्रल की मदद से दोबारा से इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। इसकी हम एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड होगी उसमें, इसी को हम रिपीट करते हुए थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ये एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाती है, और ये ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है ये कंप्यूट करनी पड़ती है इस तरीके से। जो होमोजेनियस जो सॉल्यूशन है इसी को नॉन होमोजेनियस केस में भी एक्सटेंड किया गया है। ये वही अभी जो हम देख के आए हैं, इसमें अगर देखें सो द n क्रॉस n मैट्रिक्स, n by n मैट्रिक्स फी, ये जो फाई जो है इज कॉल्ड द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, एंड द सीरीज इज कॉल्ड द तीनों बेकर सीरीज। अब जिस तरीके से भी इसको जो है वो प्रोनाउंस कर लें, सो द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स डिफाइंड बाय इक्वेशन 5.3 हैज सेवरल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है ये जब हम सॉल्व करते हैं या इसको जब हम प्रूफ करते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। अच्छा, इसका प्रूफ भी अवेलेबल है, अगर आप इंटरेस्ट शो करें इसमें तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जो वीडियोस है उसमें इनका प्रूफ मौजूद है। इनका प्रूफ इनिशियल वैल्यू कंडीशन और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मदद से।
So these are the properties. पहली प्रॉपर्टी देखें, so the derivative of this state transition matrix is the state transition matrix multiplied with the A matrix. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और इसी तरीके से ऑन द सेम इनिशियल कंडीशन या किसी और टाइम पे, लेट्स से t1, कोई और टाइम भी हो सकता है, t1, t1, this again become the identity matrix. ये जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो इसमें ये प्रूफ हो जाता है, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रूफ, वी जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी इन आवर न्यूमेरिकल्स। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि फॉर द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस जो सिस्टम है, इसका जो यूनिक सॉल्यूशन है दैट इज प्राइमरली ए कॉलम ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। So for fixed value P naught which is greater than or equal to 0, the ith column is the unique solution to this. So one column of the state transition matrix is a unique solution. और इसमें जो है, क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस का जिक्र नहीं किया है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा उसने बताया है कि देयर इज ए कैनोनिकल बेसिस ऑफ आर एन। कैनोनिकल बेसिस क्या, अगर R2 की बात करें तो सिर्फ R2 की बात करें तो दैट इज 1 0 एंड 0 1। ये अगर इसी तरीके से उसको फार्मुलेट कर ले तो इस तरीके से, तो स्पैन हम जानते हैं कि जब स्पैन को हम ओपन करते हैं तो एक पॉलिनोमियल बनती है। जस्ट एक रिफ्रेश दे रहा हूँ, वेक्टर स्पेस हमने कवर नहीं किया इसमें, लेकिन इसने थोड़ा सा उसका जिक्र जरूर किया। सो these unit vectors are primarily called the canonical basis. So this is just a property which shows कि जो है वो हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैनोनिकल बेसिस ऑफ आर एन। इसके बाद सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी है। सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। A dot B is equal to A dot C implies that B is equal to C. हम इस चीज से फेमिलियर हैं कि ये चीज होती है। This thing primarily forms the basis of what is called as semi group property. Semi group property में अगर आप देखें, so we have two instances of the state transition, and in which there is a one common variable, या you समझे कि one common parameter. So then we can primarily eliminate this parameter, and we can write a state transition matrix which take us from 2 points. तो ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो है, ये हमारे पास जो है ये टाइम का एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, ये एक टाइम का, इसी तरीके से ये एक टाइम है, जैसे T1, T2, T3 है। सो सिमिलरली x0 और x1 इसको फी में या फाई में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें जो है वो स्टार्टेड फ्रॉम टाउ एंड इट रीच टू s फाई ऑफ t with initial condition t0. So here initial condition is tau, and the value of t at x1 position is s. ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। And similarly when it reaches the system state reaches at t, then it can be represented in this. अगर हम x0 की वैल्यू यहाँ रखें
और x1 की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो इट कैन प्राइमरली द एप्लीकेशन ऑफ द सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी। थोड़ा ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन किया गया। बट एनी हो, दिस इज द बेसिस इज दिस फार्मूला जो मैंने आपको बता दिया कि हाउ दिस सेमी ग्रुप प्रॉपर्टी प्राइमरली कम्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी नोट करने वाली है कि इसका जो कन्वर्स है दैट इज़ नॉट प्राइमरली ट्रू। उसका कन्वर्स क्या होगा ये भी देखेंगे। इसका जो है प्राइमरली हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं कि जो है वो फाई ऑफ एस टी एस टाउ इंटू फी ऑफ, चूँकि मैंने इस टाउ को चेंज कर, इसको भी चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज करके एस टी लिख देता हूँ। तो अब अगर आप गौर से इसको देखेंगे ना तो ये चीज़ जो है ये प्राइमरली दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि इस सिचुएशन में आप देखें एस टू टाउ, जबकि स्टेट ट्रांजिशन जो है वो हमारी टाइम का जो है वो इस तरफ को चल रहा है, इस तरफ को हमने जो है वो प्राइमरली इसको इसमें जो है वो एस गोज टू टाउ इन दिस, थोड़ा सा रिवर्क कर लें। द इनिशियल कंडीशन इज हियर T0, सो टाउ टू एस, ये थोड़ा मैंने गलत डायरेक्शन दे दी, थोड़ा दोबारा बना लेते हैं। एंड सिमिलरली द इनिशियल कंडीशन इज हियर and S, so initial condition is जो कि प्राइमरली एक सिस्टम के अंदर एक मिसमैच डेवलप करेगा। सो इस चीज़ को किताब में एक कोने में एक साइड में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। बट एनी हो, द प्रॉपर्टी इज द सेम, जो कि ये बताती है कि if we have 3 points and there is a transition from one point to another, and there is another point, then how we can link those in this by using this transition matrix. And the inverse of the transition matrix, जो अगर आप देखें तो प्राइमरली इस जो वेरिएबल्स है उनकी पोजीशन जो है वो स्विच हो जाएगी। बट फॉर दिस इट हैज़ टू बी नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाती है ये वैल्यू, तो वी नो दैट 1 डिवाइडेड बाय 0 वी कैन नॉट रीच ए सॉल्यूशन फॉर दैट केस। No solution to this, the same method we can apply to the non-homogeneous case, and in the non-homogeneous case when we take the equations जो कि प्राइमरली हमारे पास जो है वो लीनियर टाइम वेरिएंट सिस्टम के लिए दी गई है विद ए इनिशियल कंडीशन। इसमें इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। द यूनिक सोल्यूशन इज टू बाय टेकिंग द इंटीग्रेशन। जब आप लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन लेंगे देन वी टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड वी टेक द इंटीग्रेशन एंड सिमिलरली we then substitute the values to this equation. बाद में जो है वो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम जो है वो आउटपुट मालूम कर सकें इन टर्म्स ऑफ स्टेट, यानी x मालूम कर सकें जो कि हमारा सोल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, सो वी देन इंटीग्रेट x, वी कम अप विद दिस इक्वेशन। और इसमें आप देखें क्योंकि दो प्राइमरी terms, so we come up with 2 terms, and these 2 terms are then written in this way, that this is the again the previous जो हम अभी देख के आए हैं homogeneous के लिए, and then the next one is for the primarily with the dummy variable of tau. Then we have to integrate, apply an integration to this variable, in which अगर आप देखें तो ये b, t और ut ये सेम वही है जो कि x डॉट की इक्वेशन से आ रहा है, एंड देयर इज ए phi जो है ये एडिशनल आ जाता है। एंड व्हेन वी पुट दिस वैल्यू ऑफ x ऑफ t इन y, देन वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ the output,
जो कि हमारा जब हमने चैप्टर 1 पढ़ा था तो हमने यही प्रोसीजर पढ़ा था कि वी सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 and then we for x and then we put the value in this primarily the output equation to get the expression of output. तो जब हम इसको इसमें पुट करेंगे then we have the expression which is given here. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्राइमरली डिफिकल्ट हो. The same, this is just the extension. So this is again the same expression is written as the variation of constants. The unique solution to 5.6 is given by these two expressions, where the phi t0 is the state transition matrix. अब इसमें अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करें पहले तो we primarily have formulated the solution is primarily equal to the solution when the initial conditions are 0, जो कि homogeneous का केस होता है, and plus the solution or the response due to the force, applied force. So चूँकि इसको भी कैलकुलेट करना है तो इसके लिए भी जो है वो फिर आगे जो है वो इक्वेशन जो है वर्कआउट की गई. रिमेंबर ये पहले भी हम इस चीज से गो थ्रू हो चुके हैं. सो द होमोजीनियस रिस्पांस जो अभी हम इससे पहले इज कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन द इनपुट इज 0, यानी u की टर्म जो है वो 0 हम कंसिडर कर रहे हैं. एंड सिमिलरली primarily then we the force response. ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये होमोजेनियस रिस्पांस है और ये वाली इक्वेशन जो है ये फोर्स रिस्पांस है. तो इसको मैं अगर फ्लोटिंग कंट्रोल्स को हाइड कर देता हूँ, नो यू कैन सी दिस एक्सप्रेशन primarily a force response. और दोनों को जब हम ऐड करेंगे then we get what is called the actual response of the system. So the same thing is applied to the discrete case, and in discrete case we have the differences, the difference equation and the future value of x, which is represented in this equation, and similarly we have the same the solution which is already worked out in the case of homogeneous, जो कि प्राइमरली कंटिन्यूस इक्वेशन है, यहाँ डिस्क्रीट है. एंड phi of t is then divided into two parts, one at the initial time जो कि given है, and at any other time which is greater than the initial time. So this is the same relationships जो कि उस इक्वेशन के अंदर नमूदार हुए थे. उसके अंदर this is the discrete time state transition matrix. So there are properties as well, जो हम पहले properties पढ़ के आए हैं उन्हीं की discrete में implementation है. We are not primarily interested to go through these at this point in time. Similarly, we have a relationship for the unique solution for the non-homogeneous case, in which we then account the other components as well. When the output, the input is present in the system. When the input is present in the system. Similarly, for y, we have the response which is the homogeneous response and the force response. Now we going towards the numericals and the practical exercises which are given in the book, उन्हीं को हम फोकस करेंगे. इसमें हमारे पास जो है एक लीनियर टाइम वेरिएंट होमोजेनियस सिस्टम जो है वो गिवन है और इसमें हमें जो है वो x1 ऑफ t कंप्यूट करना है और इसी तरीके से x2 ऑफ t जो है वो कंप्यूट करना है.
और इसके बाद जो है वो हमें जो है वो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो है वो कंप्यूट करनी है फॉर द होल सिस्टम। अब हम इस प्रोसेस को है वो देख लेते हैं। देखिए वो जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x डॉट इज इक्वल टू ax, जिसमें जो इनपुट है वो 0 है, तो b का कंपोनेंट जो है वो हमारे पास नहीं है मौजूद। एंड सिमिलरली वी आर टू कैलकुलेट द x1 here। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे, अभी हम इसको देखें। सो द by definition the जो solution है, the solution is given through this equation that x1 dot is equal to ax1। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, आफ्टर इंटीग्रेशन we get x1 of t is equal to e to power a t minus t naught z1। ये जो है ये अभी हम पढ़ के आए हैं कि किस तरीके से जो है वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू एक्सपोनेंट। अगर हमारे पास यहाँ पे a ना होता, तो x डॉट इज इक्वल टू x अगर हमारे पास होता, a जो है वो फिर हमारे पास 1 होता। और इस सूरत में अगर हम x ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो देन x विल बी बिकम e टू पावर t माइनस t। and then we have to multiply it with z as well। ये z कहाँ से आ रहा है, ये z जो है ये यहाँ से आ रहा है। देखिए x1 ऑफ t नॉट, जब हम इसकी कंडीशन लेंगे ना t नॉट, then it is primarily z1। so that's why the z1 primarily is used for the x1 of t नॉट। so this is the differential equation। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। देन वी अप्लाई ऑन x2 डॉट। जब x2 डॉट की एक्सप्रेशन यहाँ से निकालेंगे तो जब मैट्रिक्स की अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन वी गेट ax2 प्लस tax1। नाउ वी अगेन टेक द इंटीग्रेशन एंड आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट फॉर ax2, आप देखें ax2 इज सिमिलर सॉल्यूशन जिस तरीके से ax1 जो है ये सॉल्व हुआ। इसके लिए जो है वो सेम वही चीज जो है ये हमारे पास आ गई है, जिस तरीके से ये अपर वन सॉल्व हुआ। बट द लोअर द tax1 देन व्हेन इंटीग्रेटेड, और इसके अंदर जो है वो हम जब दोबारा से इस्तेमाल करेंगे जो आइडेंटिटीज हैं, देन वी हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन अगेन। और इसी तरीके से x1 की वैल्यू जो है ये हमें यहाँ से इसके अंदर पुट करनी पड़ेगी। जब हम इसमें x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, देन वी कैन सॉल्व दिस। जब हम ये x1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो उसके बाद वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर x2, जो कि फाइनली ये बनेगी। इसके डिटेल स्टेप मैंने आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जब आप इसको वर्कआउट करने जाएंगे अपने पास डिटेल स्टेप में जब आप इसके करेंगे, तो आप इस तरीके से यहाँ तक आप में भी पहुँचेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंटीग्रेशन है ये आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। और इस इंटीग्रेशन की वजह से आपके पास जो है वो ये टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की एक्सप्रेशन जो है ये अपीयर होगी। अगर आप चाहें तो हम इसके डिटेल स्टेप्स जो है वो भी मैं वर्कआउट करके आपको जो है वो दे दूंगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर जस्ट फॉलोइंग व्हाट इज गिवन इन द बुक। ठीक है, बुक जो है उसके मुताबिक उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो है वो नहीं किए हुए। हाँ
ठीक है, मैं इसके इंशाल्लाह जो स्टेप्स हैं ना वो वर्कआउट करके आपको दे दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसको भी थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसी का एक पार्ट सी है। सी पार्ट में वी हैव टू कंप्यूट द ट्रांजिशन मैट्रिक्स, और उसमें ये x1t और x2t जो है ये यूज होगा। ठीक है, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t जो है ये यूज होगा। तो जब हम इसको एक इसकी सूरत में लिखेंगे, वेक्टर की सूरत में x1t x2t, तो हम ये दोनों जो सोल्यूशन ए और बी में वर्कआउट करके आए हैं इनको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम इसको थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x1 of t naught and x2 of t naught, then we can primarily find the transition matrix. इसको हम जब ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ x1 of t naught, क्योंकि z1 जो है ये we can replace z1 with x1 t naught and similarly z2 with x2 t naught. जब हम इसमें इन इक्वेशंस में z1 और z2 की जगह जो है वो x1 और x2 लिखेंगे, then we can write the same matrix in a multiplication of these two matrices. और यहाँ से जो है वो we then find what is called the state transition matrix, जो कि कुछ भी नहीं है, यही मैट्रिक्स है। ठीक है, यही मैट्रिक्स है। So this end the 5.1 जिसके जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको वर्कआउट करके इंशाल्लाह एक अलग डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा। इट इज़ नॉट एज डिफिकल्ट। किताब में चूँकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स जो हैं वो नहीं यूज़ किए हुए, लिहाजा एंड दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल। और सेकेंड एग्जाम्पल में देखिएगा वी हैव टू कंप्यूट मैट्रिक्स ए, ठीक है, जबकि जो है वो हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सिंपली इसको डेरिवेटिव लेना है इसका इनिशियल कंडीशन पे, एट दैट देन वी रीच द ए। तो सबसे पहले हम इसको प्राइमरली जो है वो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सो वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो कि नेक्स्ट जो पेज है उस पर किया हुआ है। और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे देन वी गेट दिस एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन। और जब हम इसमें जो है वो t इज इक्वल टू टी जीरो रिप्लेस करेंगे, यानी इस इक्वेशन में t इज इक्वल टू टी नॉट यानी इनिशियल, तो इसमें ये टी नॉट माइनस टी नॉट ये ई की पावर 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगा, और टी जो है वो टी नॉट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ये वाला जो आंसर है ये अपीयर हो जाएगा। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो इसको स्टेप्स को दोबारा एक दफ़ा देख लें, दे आर नॉट एज डिफिकल्ट, लेकिन चूँकि किताब ने थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरीके से किया है। सो दिस इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स विच इज गिवन। We have to take the derivative and put t is equal to t0. That's it. यही चीज़ इसने यहाँ नीचे दी हुई है कि जो है वो we have to do it. And then finally we get this. This is the answer. तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट हो जाता है। If there is any question आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके जो डिटेल्ड स्टेप हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। अब आप लोगों का 10 मिनट के बाद जो है वो सेशन होगा जिसमें मैं आप लोगों के मिड टर्म आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो साथी मौजूद हैं उनको एक एक करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आ जाएं और अपना मिड टर्म जो है वो देख लें। ठीक है, ओके। सो तकरीबन 10 मिनट के बाद फिर दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ज्वाइन करने के लिए मैं आपको फिर मैसेज करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।